हमने हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ये मैसेज डाला था कि जो भी अपने स्क्वाट फॉर्म को चेक करना चाहते हैं और थोड़ा एडवाइस चाहते हैं अपने स्क्वाट को इम्प्रूव करने के लिए, वो अपने वीडियोस हमको भेज सकते हैं। और एक दिन के अंदर हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इस वीडियो में हम उन सारे वीडियोस को एक बार एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं उनके टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए और कोई भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हमको ये दिख रहा है कि जो स्टूडेंट है वो एक्चुअली स्क्वाट रैक को यूज नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्स में स्क्वाट रैक अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड है स्क्वाट करने का, क्योंकि आपको बहुत लंबा डिस्टेंस वेट को अनरैक करना पड़ता है, जैसे आप इसको देख सकते हो। तो लंबे डिस्टेंस वेट अनरैक करने में प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे बॉडी पर ऑलरेडी वेट होती है, हम कभी भी कोर को उतना टाइट नहीं कर पाते जितना हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो और जितना ज्यादा हम वॉक अराउंड करेंगे, जितना ज्यादा हम मूव अराउंड करेंगे वेट के साथ, उतना ज्यादा हमारे स्टेबलाइजर्स भी वीक हो जाते हैं, हमारे कोर की टाइटनेस भी खत्म हो जाती है। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी स्क्वाट स्टार्ट करने के पहले ही उनके स्टेबलाइजर्स वीक हो चुके हैं और वो कभी भी हैवी वेट को यूज नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के सेटअप में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप जिम को चेंज करो, और अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि शायद आप जिम वालों को कन्विंस कर सकते हो कि वो स्क्वाट स्टैंड खरीदे, या तो आप स्मिथ मशीन में हैंडल्स अटैच करके वहां से स्क्वाट कर सकते हो। लेकिन आपके पास स्पेस होना चाहिए इमीडिएटली स्क्वाट करने के लिए। तो अभी इनका एक्चुअल स्क्वाट को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो इधर दिख रहा है वो ये है कि वो सिर्फ एब्स को टाइट कर रहे हैं, वो ऑब्लिक्स को टाइट नहीं कर रहे। तो ये याद रखना जरूरी है कि कोर को टाइट करने के लिए और बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर तरफ से कोर को टाइट करना चाहते हैं, सिर्फ एब्स को नहीं। तो काफी लोग को इस मूवमेंट के साथ दिक्कत आती है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि ऑब्लिक्स को कैसे फ्लेक्स करें। एब्स फ्लेक्स करना तो समझ आ जाता है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप सेट करने से पहले बेल्ट को थोड़ा लूज कर लो और रिब्स के अराउंड पहन लो। और प्रैक्टिस के लिए ये कोशिश करो कि सांस लेने के बाद आप रिब्स को अपने बेल्ट तक टच करने का कोशिश करो। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि रिब्स को बाहर की तरफ कैसे पुश करते हैं। इससे फिर आपका ऑब्लिक्स भी फ्लेक्स हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपका कोर टाइटनेस भी इंप्रूव हो जाएगा। साथ में हमारे आपके मन में सिर्फ ये मत सोचो कि मैं एब्स को टाइट करना चाहता हूँ, ये भी सोचो कि आप अपने रिब केज को आपके हिप बोन के पास लाना चाहते हो, यानी कि रिब्स को डाउन करना चाहते हो। इससे आपका चेस्ट अप हो जाएगा और साथ में आपका बैक और टाइट हो जाएगा। तो आपका पोजीशन खराब नहीं है, लेकिन जितना टाइट हो सकता है, जितना स्टेबल हो सकता है, उतना स्टेबल नहीं है। और इवेंचुअली अगर आप हैवी वेट यूज करना चाहते हो, आपको अपना बॉडी पोजीशन को और टाइट करना पड़ेगा। और देखते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये नैरो स्टांस यूज करके अपने टोस को बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो हिप्स को ओपन कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके हिप्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो नीज को पूरी तरह से बाहर की तरफ पुल कर सके। तो मेरा शक ये है कि शायद ये अलग से ग्लूट के एक्सरसाइज अपने रूटीन में करते नहीं है, जिसकी वजह से स्क्वाट के बॉटम पोजीशन में थोड़ा नी इंस्टेबिलिटी हो रहा है। तो अगर रूटीन में हम रिवर्स लंजेस टाइप के एक्सरसाइजेस या डंबल हिप थ्रस्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम काफी आराम से सॉल्व हो सकता है। तो जब वो नीचे से रिवर्स कर रहे हैं तब नीज हल्का सा अंदर की तरफ आ रही है। ये मेनली वीक ग्लूट्स की वजह से होती है। तो अगेन ग्लूट ट्रेनिंग करने से ये प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, जैसे ये थक रहे हैं इनका डेप्थ कम होते जा रहा है। तो पहले रेपिटेशंस में वो हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को टच कर रहे थे, और जैसे इनकी फटीग बिल्डअप हो रही है वो धीरे धीरे से उतना डीप जाना बंद कर रहे हैं। स्क्वाट टाइप के एक्सरसाइजेज में डेप्थ के साथ कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, उसके बिना आपको अपने स्ट्रेंथ का एक फॉल्स परसेप्शन हो जाती है। बेसिकली आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़िया है, मैं 100 kg के साथ या जितना भी वेट के साथ 15 रेपिटेशन या 20 रेपिटेशन कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअलिटी में आपने सिर्फ 8 रेपिटेशन प्रॉपरली किया है, और बाकी के 10 7 8 रेपिटेशन हाफ रेंज ऑफ मोशन के साथ की गई थी। तो इससे आपके मन में आप वेट बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि आपने अभी तक इस वेट को मास्टर नहीं किया है। और इस रीजन की वजह से आप जब प्रोग्रेस करोगे या वेट को बढ़ाओगे, अचानक से इंजरी हो जाती है। क्योंकि आपने स्ट्रेंथ बनाई है टॉप हाफ में, लेकिन बॉटम पोजीशन में जहां पर सबसे ज्यादा इंजरी का रिस्क होता है, वहां पर आपका बॉडी अभी भी वीक है।
तो इस डेप्थ इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो है पॉज स्क्वाट्स। तो जब आप वार्म अप सेट्स करते हो तब बॉटम पोजीशन में 1 या 2 सेकंड के लिए वेट करो और फिर वापस ऊपर आओ। इससे क्या होता है कि आपको बॉटम पोजीशन की आदत हो जाएगी और ये भी समझ आ जाएगा कि बॉटम पोजीशन में क्या फीलिंग आनी चाहिए। इससे आप हर रेपिटेशन में एक कॉल बैक कर सकते हो कि क्या ये रेपिटेशन पिछले रेपिटेशन की तरह था या नहीं, और अगर नहीं था वेट को वापस रखो। स्क्वाट टाइप के एक्सरसाइजेज में फेलियर तक जाना उतना जरूरी नहीं है और ना ही वो सेफ है। हैक स्क्वाट में कर सकते हैं, लेग प्रेस में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर फेल कर भी दिया तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हाई नहीं होता। लेकिन बारबल स्क्वाट में हम पूरी तरह फेलियर तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर जाकर इंजरी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगले वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, लेकिन स्क्वाटिंग के पर्पसेस के लिए ये शू गलत है। हम कभी भी जॉगिंग टाइप के शूज यूज नहीं करना चाहते बारबल स्क्वाट करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका वेट बढ़ता रहता है बारबेल पे, जो जॉगर्स होते हैं उनका सोल कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो इंस्टेबिलिटी आती है और दूसरा आपका एंकल का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो जिस पोजीशन के साथ आपने प्रैक्टिस की थी वार्म अप सेट्स में, आप सेम पोजीशन के साथ स्क्वाट कर नहीं सकते हो। तो इसलिए कोई हार्ड शू होना जरूरी होता है जो आपका स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। Amazon पे अभी आपको RXN करके एक ब्रांड आता है। उसके शूज काफी सस्ते भी होते हैं, मतलब 1800 रुपए या 2000 रुपए के आते हैं और बहुत अच्छे शूज है। तो ये सिंपल सा चीजें सॉल्व करने के लिए और आपका इंजरी रिस्क भी बहुत कम कर देगा। दूसरा प्रॉब्लम, इन्होंने एक बार वेट को अनरैक किया, वो अपना पोजीशन सेट करने में बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रहे। अगेन जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जितना ज्यादा आप स्टेप्स लोगे उतना ज्यादा बॉडी में इंस्टेबिलिटी होगा और उतना ज्यादा हमारा कोर भी वीकन हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 3 स्टेप में हम फुटिंग को सेट करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोनों पैर साथ में, एक पैर पीछे, सेकंड स्टेप ऐसे, थर्ड स्टेप ऐसे, हो गया पोजीशन। इतने ही स्टेप्स लगने चाहिए हमारे स्क्वाट पोजीशन को सेट करने के लिए। इससे हम सबसे ज्यादा एफिशिएंटली पावर को यूज कर पाते हैं और हमारे स्टेबलाइजर्स का एनर्जी को मेन स्क्वाट के लिए प्रिजर्व कर पाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलूंगा कि हर सेट के पहले एक बार बिना वेट का ये स्टेपिंग वाला प्रैक्टिस करो। 2-3 बार स्टेपिंग प्रैक्टिस करने से अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो जब ये अंदर सांस ले रहे हैं तब इनके शोल्डर्स ऐसे ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि श्रग हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो एक्चुअली अपना ब्रेथ अपने स्टमक में नहीं ले रहे, कोर में नहीं ले रहे, जहां से लेनी चाहिए। तो जैसे योगा में भी सिखाया जाता है, हम अपने स्टमक में, अपने नेवल में ब्रीथ करना चाहते हैं। और लिफ्टिंग में भी हम सेम चीज करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो स्टेबिलिटी है हमारे टॉर्सो में, वो हमारे एब्डोमिनल एरिया से आती है। तो जब हम सांस हमारे एब्डोमिनल एरिया में भरते हैं, हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ पुश हो जाती है, जो फिर हमारे लोअर बैक को सपोर्ट देता है। तो कभी भी स्क्वाट में हम सांस लेकर शोल्डर्स को उठाना नहीं चाहते। इसका बस यही मतलब हुआ कि मैं गलत जगह सांस ले रहा हूँ। तो पेट में सांस भरो, छाती में सांस मत भरो। तो बॉटम पोजीशन में बहुत बुरी तरह से बैक राउंड हो रहा है, लोअर बैक राउंड हो रहा है। तो एक्चुअली लोअर बैक राउंड होना अपने आप में बहुत खतरनाक चीज नहीं होती। तो ऐसे नहीं है कि लोअर बैक राउंड होगा तो इमीडिएटली इंजरी हो जाएगी। लेकिन एक तरीका होता है लोअर बैक को राउंड करने का, जो इनके स्क्वाट में मेंटेन हो नहीं रहा है। बेसिकली वो स्पीड से स्क्वाट कर रहे हैं और जैसे ही बॉटम पोजीशन में आते हैं अचानक से लोअर बैक पोजीशन से निकल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो ये ग्लूट्स को एंगेज नहीं कर रहे और इनके डेवलपमेंट पे भी दिखती है। जैसे इनका क्वाड्स ठीक ठाक है लेकिन ग्लूट्स में कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो वो एक्चुअली अपने स्क्वाटिंग या डेडलिफ्टिंग एक्सरसाइज में ग्लूट्स को यूज नहीं कर रहे एक्टिवली। तो टॉप पोजीशन से ही आपको ग्लूट्स को टाइट करना चाहिए और ये सोचो कि आप नीज को बाहर की तरफ पुश करना चाहते हो। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पे है तो अपने आप डिसेंट में ग्लूट्स भी टाइट रहेंगे और रिबाउंड पे भी आप ग्लूट्स को यूज कर पाओगे। साथ में मैं बोलूंगा कि इनके लिए ये डेप्थ थोड़ा ज्यादा है। तो कुछ लोग का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अगर वो पूरा स्क्वाट लेंगे तो थोड़ा बहुत टेल बोन रोटेट होता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा डेप्थ को कम करो, लेकिन अगर 1 इंच कम कर दोगे डेप्थ को तो आपका ये लोअर बैक का प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली अभी हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स से रिबाउंड चल रही है, तो मैं बोलूंगा कि अभी रिबाउंड मत करो। सिर्फ ये सिर्फ हल्का सा टच करके वापस ऊपर आओ। इससे आपके लोअर बैक के लिए ज्यादा अच्छा सेफ्टी हो जाएगा। एक और चीज, टेल बोन का रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारा बेसिकली हम कोर को करेक्टली ब्रेस नहीं कर रहे, जिसके वजह से हमारा टेल बोन का स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। तो जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था, ऑब्लिक्स को फ्लेक्स करना सीखो। साथ में स्क्वाट करने से पहले आप एनल लॉक यूज करना चाहते हो। तो एनल लॉक होता है कि मान के चलो कि आप अपने आप को बाथरूम जाने से रोकना चाहते हो,
तो ये करने के लिए आपको अपने एनस के अंदर एक मसल को बंद करना पड़ता है। ये मसल को स्पिंक्टर बोलते हैं। तो स्पिंक्टर को बंद करने से हमारा टेलबोन का पोजीशन कुछ हद तक लॉक हो जाती है, जिससे फिर हम ज्यादा डीप स्क्वाट कर पाते हैं। तो अभी ये टेलबोन को लॉक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एब्स को फ्लेक्स कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लिफ्टिंग में कि लोग सिर्फ एब्स पे फोकस करते हैं लेकिन पूरे कोर पे फोकस नहीं करते। अगेन देखो, ये अभी हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को टच करके बाउंस कर रहे हैं, और इस प्रकार का बाउंसिंग टेक्निक के लिए इनका स्ट्रक्चर है नहीं। तो मैं बोलूंगा कि 1 इंच कम डेप्थ कर लो और इससे काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने से भी फायदा होगा, कोर को स्ट्रेंथन करने से भी फायदा होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली बेगिल 3 एक्सरसाइजेस वार्म अप नहीं करें। अगेन ये जो हेड मूवमेंट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा टाइटनेस एब्स में नहीं है। अगर आप करेक्टली बॉडी को टाइट कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो को देखते हैं। तो आई थिंक ये क्लीन एंड स्क्वाट करना चाहते हैं, हाँ, पावर क्लीन एंड स्क्वाट करना चाहते हैं, बेसिकली वेट लिफ्टिंग में जाना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम, रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ्रंट स्क्वाट को प्रॉपर्ली करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक्चुअली बहुत आसान होता है। सिंपली रिस्ट और एल्बोज की स्ट्रेचिंग करो। तो फ्रंट स्क्वाट के लिए स्ट्रेच करने का एक तरीका होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अराउंड 5 केजीज पर साइड वेट लोड करो बार पर, और फिर जो बैक स्क्वाट पोजीशन है उस पोजीशन में वेट को अनट्रैक करो। फिर फ्रंट स्क्वाट का ग्रिप लेकर बैक में बार होल्ड करते हुए एल्बोज को ऊपर की तरफ पुश करना। इससे जो वेट है वो शोल्डर को स्ट्रेच कर लेगा और एल्बोज को स्ट्रेच कर लेगा और रिस्ट को स्ट्रेच कर लेगा। इस तरीके से 15-20 रेपिटेशंस करना अपने डेली वार्म अप्स में। इससे फिर काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो आपका अभी, जैसे अभी वेट बिल्कुल फिंगर्स पे है, हम चाहते हैं कि वेट एक्चुअली हमारे पाम पे होना चाहिए और एल्बोज शोल्डर के लेवल पे होनी चाहिए। इससे फिर हमारा वेट आगे की तरफ रोल नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट ये हो गया। शूज का पॉइंट तो इनके लिए भी वैलिड है। आप इस प्रकार के शूज में लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, इसमें कंप्रेशन ज्यादा है, इंस्टेबिलिटी ज्यादा है। पावर क्लीन के टेक्निक में भी बहुत सारे मिस्टेक्स है, लेकिन आज क्योंकि हम स्क्वाट के बारे में बात करते हैं, मैं उस पर फोकस नहीं करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि जैसे ये डिसेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो नीज को अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ग्लूट से स्क्वाट करना सीखा नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली वार्म अप्स में एक मिनी बैंड खरीदो और मिनी बैंड को नीज के अराउंड डाल के बॉडी वेट स्क्वाट्स का प्रैक्टिस करो। इससे आप ये सीखोगे कि नीज को कैसे बाहर की तरफ पुश करके हम स्क्वाट कर सकते हैं, बेसिकली ग्लूट्स को ओपन करके कैसे हम स्क्वाट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप सिर्फ क्वाड्स के साथ स्क्वाट करने का कोशिश कर रहे हो, और सिर्फ क्वाड्स के साथ स्क्वाट करने में प्रॉब्लम ये होता है कि नीज बहुत आगे ट्रैवल हो जाती है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में नीज आगे की तरफ आएगा, लेकिन हम साथ में ऐसा अलाइनमेंट चाहते हैं हमारे नीज, हिप्स और एंकल का कि हम कोई भी क्लीन से रिकवर कर सके। और उसके लिए ये बेनिफिशियल होती है कि नीज थोड़ा बाहर की तरफ हो। अभी फिलहाल नीज बाहर की तरफ जा नहीं रहे हैं। साथ में आपके हाइट के हिसाब से, आपके लेग लेंथ के हिसाब से आपका स्टांस थोड़ा वाइड होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। 1 या 2 इंच ज्यादा वाइड आपके वेट लिफ्टिंग के लिए ठीक रहेगा। लेकिन इस पोजीशन में आप प्रॉपर डेप्थ को हिट नहीं कर पाओगे और बैक पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाओगे। साथ में टोज अराउंड 15 डिग्रीज और बाहर की तरफ होनी चाहिए। फिलहाल जो टो का पोजीशन है उसमें हिप रोटेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। अभी अगेन मैं समझता हूं कि आप डीप स्क्वाट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि क्लीन से रिकवर करने के लिए हम मैक्सिमम डेप्थ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसका प्रॉब्लम लेकिन ये है कि अगेन आपका भी टेलबोन और कोर का स्ट्रेंथ अभी बना ले। तो शुरू शुरू में मैं बोलूंगा कि क्लीन और क्लीन फ्रंट स्क्वाट का ट्रांजिशन प्रैक्टिस करने से पहले आप ज्यादा पावर क्लीन पे फोकस करो, हाई पुल्स पे फोकस करो और फ्रंट स्क्वाट पे फोकस करो। एक बार आप अराउंड 100 केजी, 110 केजी का फ्रंट स्क्वाट कर सकते हो, फिर हम कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि अभी आपके बॉडी, आपका बॉडी कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स के लिए तैयार नहीं है। वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग में भी शुरू के जो 6 या 7 महीने होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ फॉर्म पर फोकस करें। और फॉर्म पर फोकस करने के लिए फ्रंट स्क्वाट का पोजीशन और ओवरहेड स्क्वाट का पोजीशन को परफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अभी फिलहाल आपने बेसिक पोजीशन को ठीक नहीं किया है, तो एडवांस एक्सरसाइज ट्राई करने का टाइम आया नहीं है। पावर क्लीन डेवलप करने से आपका पुलिंग मैकेनिक भी ठीक हो जाएगा। तो जब बाद में 3 या 4 महीने बाद जब आपको लगता है कि फ्रंट स्क्वाट की पोजीशन अच्छी हो चुकी है, फिर कॉम्बिनेशन मूवमेंट सीखना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो होपफुली आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। आपने देखा कि अलग अलग स्क्वाट टेक्निक कैसे रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, मस्कुलर इम्बैलेंसेस के हिसाब से कैसे हम स्क्वाट के पोजीशन को चेंज करते हैं और कैसे हमको स्क्वाट का टेक्निक को चेंज करना पड़ता है। तो आगे जाकर हम दूसरे एक्सरसाइजेस के लिए भी इस तरीके से एक्टिविटीज को अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।